अक्सर लोग मेरे से पूछते हैं जी कि अगर हमने किराएदार को अपनी प्रॉपर्टी से बाहर निकालना है तो उसमें जो है वो कितना टाइम लगेगा। तो इसमें मैं हमेशा उन्हें कहता हूँ कि सबसे पहले मुझे आप ये बताएं कि किरायानामा किसके नाम से है। किरायानामा किसके नाम से है का क्वेश्चन पूछने का जो बेसिक मकसद है वो मैं आज आपको डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि ये एक ऐसी गलती है जिसकी वजह से 99% लोग जो हैं, जो कि मालक होते हैं प्रॉपर्टी के, दुकान के, घर के, मकान के, फ्लैट, अपार्टमेंट, किसी भी चीज़ के, अगर उनका किसी स्टेज पे किराएदार के साथ डिस्प्यूट पैदा हो जाता है तो उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। अपनी वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि लीगल टॉपिक्स पे इस तरह एडवाइस मैं आपसे शेयर करता रहूं। मेरी वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट किया करें, शेयर किया करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जो है वो लीगल नॉलेज जो है वो शेयर किया जा सके। ये आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को पूरा जरूर देखा करें, क्योंकि मैं जब भी कोई वीडियो बनाता हूँ उसमें मैं तमाम लीगल इशूज जो उस टॉपिक से रिलेटेड होते हैं उसको मैं कवर करने की कोशिश करता हूँ। अब आ जाते अपने असल टॉपिक की तरफ कि अगर कोई शख्स मालिक है किसी प्रॉपर्टी का, मकान का, दुकान का या फ्लैट का या अपार्टमेंट का, और उसका किसी स्टेज पे जो है वो डिस्प्यूट पैदा हो चुका हुआ है अपने किराएदार के साथ, अब वो उस किराएदार को निकलवाना चाहता है, तो उसको ये नहीं पता होता कि मैं अगर अपना केस फाइल करता हूँ या मैंने पुलिस को दरखास्त देनी है या जो भी मैंने प्रोसीजर अडॉप्ट करना है तो मैं उसमें क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता, और उसमें जो है वो मुझे कितना टाइम दरकार होगा। सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि मालिक जो है वो किसी भी स्टेज के ऊपर पुलिस को जो है वो बीच में इन्वॉल्व नहीं कर सकता, और अगर वो पुलिस को इन्वॉल्व करेगा इस सारे मामले के अंदर, तो अगर उसमें किराएदार की चादर या चारदीवारी का मसला वायलेट होता है तो वो ना सिर्फ मालिक के ऊपर FIR करवा सकता है, बल्कि वो किसी भी शख्स को बीच में नॉमिनेट कर सकता है जो उस चादर और चारदीवारी के तकद्दुस को पमाल करने में जो है वो इन्वॉल्व होगा। तो इसलिए पुलिस भी जो है मोस्ट ऑफ द टाइम इन मामलों में नहीं आती, और अगर वो आती भी है तो वो ज़ाती तलक की बेस के ऊपर आती है, क्योंकि अगर कोई शख्स किराया नहीं दे रहा तो वो उसका जुर्म नहीं है, वो उसकी मजबूरी ज़रूर हो सकती है, उसके हालात ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन उसमें अगर वो कब्जा कर लेता है तो उसकी सिचुएशन और होती है। लेकिन पुलिस वाले इस चीज़ को भी जो है वो कब्जा नहीं मानते, क्योंकि मालिक ने जो है वो लिख पढ़ के कब्जा जो है वो किराएनामे की मद में जो है वो किराएदार को हैंड ओवर किया होता है। तो एक तो ये चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी कि किराएदार को निकालने के लिए किसी भी स्टेज पे जो है पुलिस के साथ जो है वो फोर्स जो है वो यूज़ नहीं की जा सकती, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो वो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। नंबर 2 के ऊपर यह है कि उसको करना क्या चाहिए। करना उसको ये चाहिए कि वो अपने इलाके की जो उसका जो ज़िला है या उसकी तहसील है उसमें जो रेंट कंट्रोलर्स हैं, रेंट ट्रिब्यूनल्स हैं, या उसमें जो रेंट के मामलों को डील करती जो अदालतें हैं, वहाँ पर जाके बेदखली की दरख्वास्त दायर करें। अब जैसे वो बेदखली की दरख्वास्त दायर करेगा उसमें अदालत सबसे पहले नंबर पे ये देखेगी कि आया जो शख्स बेदखली की चाह रहा है वो बंदा मालिक है भी या नहीं है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि इसमें लोगों ने जो है वो किरायानामा जो है बेटे के नाम से किया होता है, भाई के नाम से किया होता है, वाले साहब के नाम पे किया होता है, और खुद जो है वो किराया वसूल कर रहे होते हैं, या उसमें मालिक वो खुद होते हैं तो बेटे को अलाउ किया होता है कि किरायानामा कर ले, वाले साहब बाहर है, आउट ऑफ सिटी है, या उसमें जो विरासती प्रॉपर्टी है उसमें एक से ज़्यादा मालिक हैं और उसमें से कोई एक भाई जो है वो किरायानामे को जो है वो डील कर रहा होता है, और उसमें जो है बतौर मालिक जो है वो अपने आप को शो करके जो है वो किरायानामा वसूल कर रहा होता है। अब इसमें जब ये सिचुएशन आती है तो अदालत में जब वो किराएदार हाजिर होगा, वो अगर देखता है कि यार ये तो बंदा मालिक ही नहीं है जिससे मैंने किरायानामा किया है, ये तो वन ऑफ द मालिक है, या इसके जो है वो वालिद साहब मालिक है, इसके भाई मालिक है, खुद तो मालिक ही नहीं है, तो वो उसमें जो है वो एक मिसयूज़ करने की कोशिश करता है। मिसयूज़ ये करता है, अदालत के अंदर जो है वो अपना जवाब सबमिट करते हैं वो ये कहता है कि जी मैंने जिस शख्स से किराए पे प्रॉपर्टी ली थी उसमें इस बंदे ने अपने आप को इम्पर्सोनेट किया, यानी इसने अपने आप को बतौर मालिक शो किया, तो इस वजह से मैं इसको किराया नहीं दे रहा। अदालत जो है वो मालिक का तयन कर दे, मैं उसको किराया जो है दे दूंगा। तो अदालत के लिए उस टाइम बहुत बड़ी जो है ना एक चैलेंजिंग सिचुएशन होती है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स किसी और के नाम पे होते हैं, और जो शख्स मालिक मकान के तौर पे अपने आप को मालिक शो कर रहा होता है वो असल में मालिक ही नहीं होता, लेकिन किरायानामे में उसने लिखा होता है कि मैं बतौर मालिक जो है वो इस प्रॉपर्टी का किरायानामा लिख रहा हूँ। तो उसमें जो है वो अदालत सबसे पहले नंबर पे जो है वो इस क्वेश्चन का तयन करती है, और इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। तो ऐसी सिचुएशन में अदालत सबसे पहले इस सवाल का जो है वो तयन करती है कि आया जो शख्स बेदखली मांग रहा है वो मालिक है भी या नहीं है। और ये वो पॉइंट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइम ज़ाया होता है, क्योंकि अदालत इस क्वेश्चन का जो डिसीजन है वो एविडेंस लिए बगैर नहीं कर सकती। इसके अंदर हम ये देख सकते हैं कि इसको जो लॉ में टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है वो ये है कि द टेनेंसी रिलेशनशिप या एग्जिस्टेंस ऑफ टेनेंसी रिलेशनशिप हैज़ बीन डिनाइड बाय द टेनेंट। अब जब वो ये प्रपोजिशन आ जाती है कि जी ये टेनेंसी का जो एग्रीमेंट है उसको जो है वो मानने से इनकारी हो गया, और उसके बाद जो है वो उसकी टेनेंसी का जो है वो ऑनरशिप से रिलेटेड जो है वो मामला निकला है, तो उसमें अदालत जो है वो इशू फ्रेम करेगी, एविडेंस लेगी, और वो एक लंबा प्रोसीजर है। अब उसमें ये है कि जो शख्स जो है वो मालिक नहीं होता वो तो अदालत में ये भी नहीं कह सकता कि मुझे किराया दिए, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम कोर्ट चूंकि दोनों पार्टीज को देख रही होती है, ये जरूर कह देती है किराएदार को कि आप अदालत में किराया जमा कराना शुरू करते हैं जितनी देर तक इन चीज़ों का फैसला नहीं होता।
अब केस अगर 2-3 साल चल रहा है तो किराएदार जो है वो उतना किराया जमा करवा रहा होता है, वो एग्रीगेट भी हो सकता है, वो एक अदालत की तरफ से जो है वो टेम्पररी बेस पे असेस्ड जो है वो किराया भी हो सकता है। तो इसलिए आप जब भी अपना किरायानामा लिखें तो कोशिश करें कि जो शख्स मालिक है वो डायरेक्ट जो है वो किराएदार से किरायानामा लिखे, और अगर वो ये नहीं करता तो उसमें जो है वो जिस शख्स के ज़रिए भी किरायानामा लिखवा रहा है उसको वो स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी मुख्तार खास जरूर दे। अब ये है कि अगर इसमें जो है वो किरायानामा जो है वो डायरेक्ट मालिक के नाम से हो तो उसमें ये होता है कि मालिक के किरायानामे के नाम पे होने की वजह से अदालत देखती है कि इसकी टेनेंसी एग्रीमेंट पूरा हो चुका हुआ है या ये कोई वायलेशन कर रहा है या किराया नहीं दे रहा, तो अदालत उसको लीव टू कंटेस्ट की स्टेज के ऊपर ही जो है वो उसको जो है बेदखली का ऑर्डर कर देती है, और उसमें जो है वो टाइम ज़ाया नहीं होता। ये 2 से 3 महीने का जो है वो प्रोसीजर होता है, लेकिन अगर उसमें अपील में चला जाए तो वो एक अलग क्वेश्चन है, लेकिन 2-3 माह के अंदर 4 माह के अंदर जो है वो ये सारा प्रोसीजर मुकम्मल हो जाता है, और किरायानामे के मुताबिक जो है वो किराया भी किराएदार को मालिक को जमा करवाना पड़ता है, और उसका डिफॉल्ट अगर हो तो अदालत उसको फौरी तौर पर बेदखल कर देती है। होप्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लीगल टॉपिक्स पे इसी तरह एडवाइस मैं शेयर करता रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।